बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूँ शाज़िया नैयर, मेरे साथ साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। हम लोग आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिला है IMF की तरफ से। सबसे पहले मैं साजिद तारड़ साहब को प्रोग्राम में वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू शाज़िया। काफ़ी टाइम के बाद साजिद साहब एक डेवलपमेंट हुई है IMF के साथ। काफ़ी लंबे उनके साथ डायलॉग्स चलते रहे। कभी ये भी कहा जाता रहा कि IMF जो है वो कुछ कड़ी शराइत हैं और बेल आउट पैकेज शायद ना मिल सके। कुछ गवर्नमेंट्स के जो आपस में क्लैशेस चल रहे हैं वो भी इसको मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान को 1.17 का जो बेल आउट पैकेज था वो मिल गया है। इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? शाज़िया, ये आज मीटिंग थी यहाँ पे वॉशिंगटन DC में IMF की, और उन्होंने उसमें 1.17 बिलियन डॉलर का जो है वो पैकेज दिया है। इन कोशिशों के बावजूद कि पाकिस्तान से आपके जो दो सूबे हैं वहाँ से उन्होंने IMF की शिकायत मानने से इनकार किया। उन्होंने IMF की डील को डीरेल करने की कोशिश की और उसके बारे में एक बड़ी चहलपहलियां हो रही हैं। मैं खास कर ये आज जावेद चौधरी साहब का एक उनका मैं अपना रील सुन रहा था जिसका उन्वान था कि आज पाकिस्तान टूट गया है। दर हकीकत जब सूबे डायरेक्ट रिलेशनशिप दूसरे मुल्कों के साथ मेंटेन करना शुरू कर दें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ खुद डायलॉग शुरू कर दें आपकी फेडरल गवर्नमेंट को बाईपास करके, तो दर हकीकत उसकी डेफिनेशन यही होती है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आज टूट चुका है। वो वीडियो लीक हुई शौकत तरीन साहब की, जो कि पाकिस्तान के एक अमीर तरीन इंसान हैं, सिल्क बैंक को ओन करते थे। उनके ऊपर और उनके भाई के ऊपर बहुत सारे नैब के केसेस थे। 2 दफा वो पाकिस्तान के वजीर खजाना रह चुके हैं, और जब खान साहब उनको बनाना चाहते थे तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरे नैब के केसेस खत्म करें, और खान साहब ने अपने एक सिग्नेचर के साथ उनके सारे नैब के केसेस खत्म कर दिए। आज उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की फेडरेशन, पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल के बारे में जो उन्होंने उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो बातें की हैं, वो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हर पाकिस्तानी के लिए, और पाकिस्तान के बारे में जो लोग दर्द रखते हैं उनके लिए एक बड़ा सवालिया निशान है कि आप किस हद तक जाना चाहेंगे। अब मैं ये यहाँ बताना चाहूंगा कि इस वक्त जो आपकी बाहर डीलें चल रही हैं पाकिस्तान की, सबसे पहली डील तो आपकी, अगर IMF आपके साथ नहीं चलता तो कतर की डील खत्म होगी। उसके बाद इस वक्त सैलाब के दिनों में UAE आपकी बहुत मदद कर रहा है और वो अपनी डीलों से पीछे हट जाएंगे। सऊदी जो डीलें आपकी चल रही हैं वो भी पीछे हट जाएंगे अगर IMF आपके साथ नहीं चलता, और चाइना भी पीछे हट जाएगा। और आपके जो फॉरेन रिजर्व हैं वो आपको पता ही उनके जो हालात हैं, और पाकिस्तान की इस वक्त बाहर दुनिया में इमेज ये है कि UAE वाले जो पाकिस्तान के सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं वो भी डायरेक्ट उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं। वो पैसा आपके पाकिस्तानियों के हाथों में नहीं दे रहे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से 2 सूबों की डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन है IMF के साथ, ये मैंने अपनी सारी जिंदगी में पहली दफा देखा है कि सूबे अपनी फेडरेशन को छोड़कर डायरेक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर रहे हैं, और वो भी पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ। वो किसी तीसरी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहे, अपने पाकिस्तान के खिलाफ वो बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे मजीद आगे आप अपने इक़्तिदार की लालच में इससे आगे आप नहीं जा सकते। दिस वाज द लास्ट स्टेप समबडी कैन टेक कि अपनी स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ही ट्रेन के नीचे दे दिया जाए। जिस तरीके से फरमाया करते थे लोग कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े, मेरे ख्याल में वो 3 टुकड़े हो चुके हैं, क्योंकि 2 टुकड़े पाकिस्तान को छोड़कर डायरेक्ट IMF के साथ बातें कर रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक बात मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा कि आप अपने मुल्क के कमर में किस तरह छुरा। साजिद साहब, इसी के ऊपर जो शौकत तरीन साहब की और तैमूर झगड़ा साहब की और ये जो टेप लीक हुई है, इसके हवाले से असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और दोनों का ये मौक़िफ़ था कि इस ऑडियो लीक में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं है जो कि गलत कही गई हो। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
मैंने देखा, मैंने वो फवाद चौधरी साहब की तो नहीं सुनी, असद उमर साहब और तैमूर झगड़ा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें अपने दलाइल पेश करने की कोशिश की कि जो उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा गया था। खान साहब ने जेल वाले जलसे में खुद कहा है कि तैमूर झगड़ा साहब मिफ्ता इस्माइल साहब से मिलने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने टाइम नहीं दिया, इसकी वजह से हमने पाकिस्तान के की कमर में छुरा घोंपा है। उन्होंने भी वहाँ क्लैरिफाई करने की कोशिश की। लेकिन मैं आज सुबह पाकिस्तान के बड़े बड़े जो काफ़ी बड़े बड़े मुस्तनद किस्म के जर्नलिस्ट हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़ के आया हूँ, उनके वीलॉग सुन कर आया हूँ, खबरें पढ़ कर आया हूँ, सारा कुछ जवाब नहीं था किसी के पास ये इस तरह की। शौकत तरीन साहब और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए गए हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा है इंतकामी उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए कि हमारे ऊपर दहशत गर्दी के जो केस हमारे चेयरमैन के ऊपर बनाए जा रहे हैं, हमें उसके रिटेलिएशन में ये सब कुछ करना होगा, तो उसमें नजर आता है उनकी मलिशियस इंटेंशंस उसमें नजर आ रही हैं कि वो इंतकाम लेना चाह रहे हैं, और वो इंतकाम स्टेट से लेना चाहते हैं, वो इंतकाम पीडीएम से नहीं लेना चाहते, वो नहीं ले सकते, ना ले रहे लेंगे। और यहाँ पे मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस आईएमएफ की डील के ऊपर खान साहब के साइन है। ये आईएमएफ की डील के लिए इन्होंने खुद लेजिस्लेशन की थी, इसी आईएमएफ के साथ डीलें शौकत तरीन साहब उस वक्त मिन्नतें करते रहे थे लेने के लिए। लेकिन आज देखें किस तरीके से वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान से इनकलाब ले रहे हैं। ये सियासी नहीं है, ये सियासी होता तो शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेप लेते, सियासी होता तो पीडीएम के खिलाफ कोई चीज करते, लेकिन उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की है, और जिसमें मेरी कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ी रिसर्च करके ये बातें कर रहा हूँ, और अफसोस है, अफसोसनाक जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है। देखें, जो सोचना ये चाहिए कि सैलाब, अब मैं सैलाब को डिफाइन करना चाहूंगा। उससे पहले इस वक्त जो हमारी पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट है, उनके बयानात जरा मैंने मेंशन करना चाहूंगा। जी जी। कि बैरिस्टर सैफ अली, जब उनसे कहा गया कि आप सैलाब के पीरियड में अपने जलसे बंद कर दें, तो उन्होंने फरमाया था ये जो कुदरती आफातें आती हैं, आफत आ चुकी है, ये को पहली दफा नहीं आती रहेंगी, लेकिन हमारा इनकलाब का एक स्टेप जो है वो रुक नहीं सकता। ये पहले इंटेंशन है उनकी। दूसरी, इस वक्त तारक जमील साहब ने कहा कि देखें लाहौर पर नहीं आया, और जिन लोग जहां पे आया है लोगों के अमाल ऐसे हैं, लोगों की नीयतें ऐसी हैं, तो वो भी एक काबिल एतराज है कि क्या गरीब लोग, बलूचिस्तान के सब लोगों की नीयतें खराब हैं? क्या इस वक्त जितने पाकिस्तानी, जो 3 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी इस वक्त बेघर हो चुके हैं, वो सब की नीयत पे आप डाउट कर रहे हैं? ये मैं समझता हूँ किस किस्म की ये मजहबी इंसान है। और उससे पहले वो पीपल्स पार्टी के दुरानी साहब हैं, उन्होंने स्टेटमेंट छोड़ी थी इसी से मिलती जुलती। लेकिन ये कि आज अगर हमारे सियासतदान सैलाब जदगान के पास जा भी रहे हैं तो कैमरे साथ लेके जा रहे हैं, और उससे उनके जख्मों पे और नमक छेड़ने वाली बात है। अगली बात मैं सैलाब पे करना चाहूंगा, बाजवा साहब की एक वायरल हुई है, और जिसके ऊपर हमारे अमीर लोगों के बिगड़े हुए बच्चों की जो स्टेटमेंटें बाजवा साहब के खिलाफ आ रही हैं, वो भी ज्यादा है। वो भी मैं समझता हूं कि उन्होंने अपील की है कि जो एक्सपैट पाकिस्तानी, जो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो मदद करें। और मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग उनके खिलाफ आवाजें उठा रहे हैं कि हम पैसे नहीं भेजेंगे, और अपीलें आ रही हैं इस वक्त आपकी तहरीक इंसाफ की तरफ से ओवरसीज पाकिस्तानी को कि आप पैसे पाकिस्तान भेजना बंद कर दें। तो उस पर मैं हमेशा पहले भी कहता हूँ, वो आपको पैसे नहीं भेजते, उनके माँ बाप वहां बैठे हैं, उनके बहन भाई बैठे हैं, उनको भेजते हैं। आप इतनी तकलीफ मत करें, वो उन्हीं को जा रहे हैं पैसे, वो, और अगर उनको भी बंद करते हैं तो वो आप उनको रोक नहीं सकेंगे। हाँ, ओवरसीज पाकिस्तानी को आपने बेवकूफ बहुत बनाया, इसमें कोई शक नहीं है। शौकत खानम के नाम पर पैसे लेकर आपने पीटीआई में डाले, सियासत की, उस पर उनको लूटा गया, बेवकूफ बनाया गया, और वो बने हैं, आज भी बन रहे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, कभी गौर से देखें कि अगर पीटीआई ओवरसीज पाकिस्तानी में इतनी पॉपुलर थी, आज तक कुछ सिंगल स्टेप बताएं जो उन्होंने लिया हो। उनके वोट भी लेना चाहते हैं तो वो अपने सियासी मकासद के लिए। आज तक किसी एयरपोर्ट के ऊपर कोई ऐसी उनके लिए कोई स्पेशल डेस्क बनाया गया हो, आज तक उनके लिए कोई कानून साजी की गई हो, उनकी प्रॉपर्टीज पे जो कब्जे होते हैं उसके बारे में कुछ भी किया हो, बल्कि नुकसान पहुंचाया ओवरसीज पाकिस्तानी के बारे में। एक ऐसा मिनिस्टर लेके आए गए जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है और अपने प्राइवेट जहाज में ट्रैवल करता है, वो तो कमर्शियल जेट लाइनर्स में भी नहीं जाता।
और वो एयरपोर्ट्स पे भी नहीं जाता आज तक। मैं जुल्फी बुखारी साहब की बात कर रहा हूँ। लेकिन अच्छा अफसोस के साथ क्या आप ओवरसीज पाकिस्तानी के इतने बड़े अगर रिश्तेदार हैं तो उनके लिए बताएं कि आपने किया क्या है आज तक। साजिद साहब, फ्लड के हवाले से बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तान का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो इस वक्त फ्लड से मुतासर हो चुका है। चारों सूबे हमारे जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हैं और ऐसी ऐसी वीडियोस और पिक्चर सामने आ रही हैं कि दिल खून के आंसू होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियासी जमातों की अपनी सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं, वहाँ पे आप अगर मुतासरीन के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ जा रहे हैं, किसी के पास कुछ नहीं है उनको देने के लिए, सिवाय इसके कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी से मांग रहे हैं और इंतज़ार में है कि अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी हेल्प कर देती है तो ठीक है, लेकिन हमारी जेब में उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे सियासतदानों के पास अरबों के हिसाब से पैसे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये लोग अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं, ये इस काबिल भी नहीं है कि ये उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो हौसला ही दे सके? इमरान खान साहब ने बहुत जल्दबाजी में अपना एक छोटा सा दौरा किया, जी मैं सैलाब मुतासरीन के पास जा रहा हूँ। वज़ीर आज़म की तरफ से भी इसी तरह का एक दौरा सामने आया। आज मरीम नवाज़ भी वहाँ पर पहुँची हैं सैलाब मुतासरीन के पास। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय है? और दूसरी चीज़ इसके साथ मैं ये पूछना चाहूँगी कि हम लोग एक सानहे के मुंतज़िर क्यों रहते हैं? हम ऐसे इकदाम क्यों नहीं करते हैं कि सानहात को होने से रोका जा सके? देखिए इस वक्त सैलाब ज़दगान के लिए वहाँ मैं लोकल जब मैं अपना देख रहा था कि आपके कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आप इस वक्त जो है बगैर तस्वीर खींचे या बगैर किसी मीडिया कैंपेन के बगैर जो काम कर रही हैं। एक तो अल खिदमत फाउंडेशन है वो कर रही है, दूसरा आपके TLP वाले कर रहे हैं, और तीसरी जो है वो हाफिज सईद साहब की ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है वहाँ पे, और चौथी पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे काम कर रही है। किसी भी सियासी पार्टी का कोई इंसान वहाँ नहीं खड़ा। अगर आपका कोई मिनिस्टर MNA जाता भी है तो 7 कैमरे लेकर जाता है। अगर 2 थैले अगले दिन शहबाज शरीफ साहब ने हेलीकॉप्टर से नीचे फेंके हैं तो उसमें भी उन्होंने तस्वीरें ज्यादा ली हैं, थैले कम ली हैं। और इस वक्त किसी सियासी पार्टी ने, शर्मनाक बात है, करोड़ों रुपयों से जलसे करते हैं लेकिन 2 रोटियां नहीं दे सकते। 4 मैं समझता हूं कि 2 तस्वीरें मेरे कलेजा उन्होंने हला के रख दिया मेरा। एक तो वो 5 जो नौजवान लड़के खड़े हुए थे जिनमें से एक बचा, बाकी लोग बह गया, उनके लिए हेलीकॉप्टर नहीं जा सका। और आज मैं 2 चीजें बताना चाहूंगा कि हमारी हलीमा बाजी जब इसी किस्म के हालात में फंसी थी अपनी बच्ची के साथ तो फौरन रेस्क्यू किया गया था हेलीकॉप्टर के जरिए। हमारे वजीर आजम साहब जितना अरसा वजीर आजम हाउस में रहे हैं, रोजाना अपने घर से हेलीकॉप्टर पे जाते थे, लेकिन वो जो 5 बच्चे हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर वहां नहीं मुयसर था। पहले इन्होंने इल्जाम लगाया कि हमें लोकल गवर्नमेंट ने हमसे रब्ता नहीं किया। फिर वहाँ उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर ने क्लैरिफाई किया कि हम रब्ता करते रहे लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आ सके। दूसरी एक दर्दनाक तस्वीर थी कि एक खातून बैठी हैं बेयारो मददगार खुले आसमान के नीचे, उनके पास खाने के लिए 2 रोटियां हैं लेकिन बच्चे 8 हैं। लेकिन ये कि हमारे जो एक खिता है पाकिस्तान में, वो उसको मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मैं समझता। इस्लामाबाद से लाहौर तक का एक खिता है जिसमें इतना पैसा मौजूद है। अगर आपकी एक रोटी वहां आज $2 की हो जाए तो किसी के माथे पे बल नहीं होगा, क्योंकि करप्शन का पैसा इतना ज्यादा मौजूद है जिसकी हद नहीं है। इस वक्त बाहर के मुमालिक जो हैं वो भी आपकी मदद करने के लिए तैयार नजर नहीं आते क्योंकि आप काबिल एतमाद नहीं रह चुके। इस वक्त अमेरिका ने सिर्फ आपको $1 मिलियन दिया है, यूरोपियन यूनियन ने आपके 3.5 लाख यूरो दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाएंगे वो पैसे। वो जो 1 मिलियन दिया है वो भी लंदन और न्यूयॉर्क पहुंच चुका होगा, क्योंकि आपके अमाल, आपने जल्जले के पैसे भी खाए थे और आपने कोविड के वजीर आजम फंड के पैसे भी खाए थे। तो इस वक्त बल्कि मुझे अफसोसनाक तरीके से मैं ये कहूँगा, हामिद मीर साहब ने अब सैलाबज़दा एरिया में, सवात एरिया में जाके लाइव जब वहां से उन्होंने कवरेज की तो हमारे एक पठान भाई ने कहा है कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर बचाने के लिए एक भी नहीं है, लेकिन साथ अफगानिस्तान के जिन हिस्सों में थोड़ा बहुत सैलाब आया वहां पे 150 से ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। तो आज आप अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, और आप, मेरा मकसद है कि कल भी मैंने देखा है कि आपके रूलिंग एलीट ने एयर कंडीशन कमरों में बैठ के क्रिकेट का मैच एंजॉय किया है, लेकिन अपने सैलाब ज़दगान के लिए ना करने की कोई सलाहियत रखते हैं, ना करने की कोई ख्वाहिश रखते हैं। तो इस पे अफसोस जितना किया जा सके वो किया जा सकता है। इतना ज्यादा डैमेज हो चुका है इस पाकिस्तान में आपके सैलाब की वजह से, इसकी रिकंस्ट्रक्शन पे तो बहुत ज्यादा पैसा लगना है, जो कि नहीं, मेरे ख्याल में
ریسٹرکشن ہوگی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو قدرتی آفات کو اپرچونٹی سمجھتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آئے گا اور ہم لوٹیں گے کھائیں گے, لیکن اب باہر سے پیسہ نہیں آئے گا تو یہ ریکنسٹرکشن نہیں ہوگی. ہاں کیا ہوگا میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ اس میں آپ کی ساری فصلیں تباہ ہو چکی ہیں, جو آپ ٹوٹا پھوٹا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا کیونکہ آپ نے گندم بھی باہر سے امپورٹ کرنی ہے. کاٹن آپ کی بالکل ساری کی ساری ختم ہو چکی ہے. آپ آلو ٹماٹر بھی باہر سے منگا کے کھائیں گے اور صرف لاہور سے اسلام آباد والے لوگ کھائیں گے. دوسرا پاکستان بھوک سے بلکتا ہوا نظر آئے گا فیوچر میں. لیکن جن جو قومیں میں نے زندگی میں دیکھا ہے کہ جہاں بھی قدرتی آفات یا حادثات ہوتے ہیں قومیں اکٹھی ہو جاتی ہیں ایک جھنڈے کے نیچے. امریکہ میں میں رہتا ہوں, دس از مائی ہوم لینڈ. میں نے دیکھا تھا سپتمبر 11 ہوا تھا تو ہر پارٹی ایک جھنڈے کے نیچے آ گئی تھی. لیکن افسوس کہ آپ کے جو دو وزیر اعلیٰ, جو آپ کے دو صوبوں کے جو وزیر تھے, وزیر فائنانس منسٹر لغاری جی صاحب اور تیمور جھگڑا صاحب, اور ان کی ترین صاحب کی بات سن کر یہ بالکل نظر نہیں آتا کہ آپ اکٹھے ہیں. آپ نے سیلاب زدگان پاکستانیوں کو بھی بس کے نیچے پھینک دیا ہے, اور آئی ایم ایف کو جو آپ نے لیٹر لکھا ہے یا جس طرح آپ نے کہا ہے ہم اس کو وائرل کریں گے سوشل میڈیا پہ, دیکھنے والوں کو آپ کی نیتیں اب نظر آ رہی ہیں. لیکن میں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس قدرتی آفت میں بھی آج آپ اکٹھے نہیں ہیں, اور آپ اقتدار کی جنگ میں بالکل شانہ بشانہ. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب ہے, یہ جہاد ہے, یہ تبلیغ ہے, تو اب اس میں کہا کیا کہہ سکتا ہوں. اب حالات یہ ہیں کہ آپ حکومت میں آئیں تو تب بھی خطرناک ہے, حکومت میں نہ آئیں تو تب بھی خطرناک ہے. جی بالکل. اچھا ساجد صاحب, عمران خان صاحب کے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندرونی معاملات جو ہیں وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ایک غیر ملکی تنظیم کی طرف سے اس قسم کے اسٹیٹمنٹس لیے جائیں؟ پاکستان میں اگر کسی کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے کسی عام بندے کے خلاف تو اس کے اوپر اس قسم کے اسٹیٹمنٹس نہیں آتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے لیے اسٹیٹمنٹس آئے. اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ یونائٹڈ نیشنز کے جو سیکرٹری کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل. جی جی اچھا, اس میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں کہ کاش اس طرح کی کوئی لابی فرم جو ہے جس کی اتنی رسائی ہے کہ آج یونائٹڈ نیشنز کو آپ کا ڈوبتا پاکستان نظر نہیں آ رہا, لیکن ان کو اپنا جہاز ڈوبتا نظر آ رہا ہے. میں حیران اس بات پہ ہوں کہ اس طرح کی فرم خان صاحب جب حکومت میں 4 سال تھے تو انہوں نے کیوں نہیں ہائر کی اس وقت. آج ان کو وہ لابی فرم مل چکی ہے جو ایک تو وہ سی آئی اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, دوسرے یہودی ہیں. کیونکہ خان صاحب کے بارے میں نہ صرف سیکرٹری آف یونائٹڈ نیشنز نے بیان دیا ہے, I-24 اسرائیل 24 ہے جیروسلم کے اندر, انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام کر دیا ہے. آر ٹی ٹی وی والوں نے خان صاحب کا انٹرویو لے لیا ہے, اور کئی انٹرویو ہونے کے لیے تیاریاں شروع ہوئی. یہاں دکھ اس بات کا ہے کہ آپ پرسنل اپنی پروموشن کے لیے آپ کو بڑی اچھی فرم مل گئی ہے اور جس کے رزلٹ آنے شروع ہو چکے ہیں, لیکن آج تک پاکستان یا کشمیر کے لیے آپ نے کچھ نہیں ہائر کیا ہے. یہ دوسرا کوشچن مارک ہے کہ آپ کو ہر چیز پتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے, اپنی پارٹی کو کس طرح پروموٹ کرنا ہے, لیکن پاکستان کے لیے کوئی خواہش موجود نہیں ہے. 4 سال کے اندر آپ کو بالکل کوئی ایسی فرم نظر نہیں آئی جو پاکستان کی آواز کو اٹھائے. اور یونائٹڈ نیشنز میں حیران ہوں آج کے یونائٹڈ نیشنز کو نہ برما کے مسلمان نظر آتے ہیں, نہ ان کو چائنا کے مسلمان نظر آ رہے ہیں, نہ ان کو کشمیر نظر آ رہا ہے. اور انہیں نظر آ رہا ہے تو عمران خان نظر آ رہا ہے, کیونکہ خان صاحب کے اوپر ان کی بھی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. اس وقت جس طریقے سے انہوں نے اپنے پاکستان کے اندر جو سی آئی اے چیف تھے ان کو ہائر کیا, لابی کر رہے ہیں وہ, اور دوسرے دو جو نئی جو فرم جس کے ساتھ کیا, دونوں کے دونوں جوئش ہیں وہ, اور وہ بڑے میں سمجھتا ہوں بڑی سکسیسفل لا فرم ہے وہ لابی فرم, جس کے اتنے اچھے رزلٹ آ گئے 2 مہینے کے اندر. میں سمجھتا ہوں اس میں خان صاحب کے میں دوسری جس طرح کی ان کی چیزیں ہیں, میں بڑا ان کا مداح ہوں اس بارے میں. He has proven himself a very intelligent person. تو میرے خیال میں اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اچھا ساجد صاحب, نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ پی ایس کی بھی آج ایک جو میٹنگ تھی وہ ہوئی ہے, اور سیلاب زدگان کے حوالے سے خاص طور پہ انہوں نے بات کی ہے. 2 پارٹیز کا بڑا ڈفرینٹ سا موقف ہے, میں چاہوں گی کہ دونوں کے اوپر آپ بات کریں
کہ ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ قدرتی آفات ہے لیکن جلسے نہیں رک سکتے ہیں، یہ آفتیں آتی رہتی ہیں لیکن جلسے اپنی جگہ قائم رہیں گے، دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ تمام لوگ اپنی سیاست چھوڑ کر سیلاب زدگان کے اوپر توجہ مرکوز کریں، ہم کسی پارٹی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بالکل دو متضاد چیزیں ہیں اس کے اوپر میں چاہوں گی کہ آپ اپنا انالیسس دیجیے۔ انالیسس دیکھیں، میں دوبارہ ایک دفعہ یہ کہنا چاہوں گا کہ آل پارٹی کانفرنس وہ کیسی کانفرنس ہے کہ دو صوبوں کے اندر جس پارٹی کی نمائندگی ہے، جو وہاں پہ ان کی حکومت ہے، اس کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا۔ یہ کس قسم کی اے پی سی ہو رہی ہے؟ ایک مذاق ہے یہ۔ اور دوسرا اس میں یہ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کے اداروں کی مت ماری جا چکی ہے، وہ صرف ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے۔ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی جو اس وقت حکومت چلا رہی ہے وہ بھی لاچار ہے، بیمار ہے، انتشار کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف اس وقت جو آس پاس جو خطرات منڈلا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ تو یہ ان ساری چیزوں پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کے جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ میں اس وقت انالیسس دیکھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اس سیلاب کی وجہ سے بھی آپ ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے ہیں، آپ صرف اقتدار اور مارا مار اور جلاؤ اور گھیراؤ کے آپ کی جو پالیسی ہے وہ آپ کو کہیں لے کے نہیں جائے گی۔ اور آپ جو جس طرح نواز شریف صاحب کی تقریر کی بات اب کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب نے کو اپنی جیب سے پیسہ دینے کا وعدہ کیا ہو تو میں ان کی تعریف کروں۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کہا کہ اپنی جیب سے نکالو، خاص ان کی اتنی شوگر ملے ہیں، اتنے بزنس ہے یہاں پہ۔ نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ کچھ ملین پاؤنڈز دیتے سیلاب کے لیے، لیکن انہوں نے ایک پیسے کا اعلان نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو چار پارٹیاں اس وقت سیلاب کے لیے کام کر رہی ہیں، ٹی ایل پی ہے، حافظ سعید صاحب کی ہے، بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن، ان کے ٹرکوں کو آپ کے بچوں نے ان کی ٹرکوں کی تصویریں ان میں سے اتار کے اس کے اوپر اپنے جھنڈے لگا کر پی ٹی آئی کے اس کے بھی پروپیگنڈا شروع کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ اس طرح اگر آپ سمجھیں گے اور آپ گیپ کریں گے تو پھر آپ کے حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس پہ باجوہ صاحب کی جو آج اسٹیٹمنٹ تھی کہ اس کی ریکوری اور اس چیزوں سے ڈیل کرنے کے لیے کئی سال چاہیے، جو کہ مجھے امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ آپ اس وقت سارے کے سارے جہاد کر رہے ہیں حکومت لینے کے لیے۔ ساجد صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بہت سال لگ سکتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2005 کا جو زلزلہ آیا اور 2010 کا جو سیلاب آیا اس کے جو متاثرین ہیں وہ بھی ابھی تک دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے تھے، اور کتنے سال گزر گئے ہیں، لیکن وہ ریہیبلیٹیشن کا جو کام تھا ایک، وہ ابھی بھی جاری تھا اور اس کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور بہت سے ایسے خاندان ہیں کہ جو آئی ڈی پیز میں جو کنورٹ ہوئے وہ ابھی تک دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو پائے ہیں۔ تو یہ جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر آیا ہے تو اس میں تو ہمارے لگتا ہے کہ بہت سال جو ہیں وہ درکار ہوں گے، نہ صرف بہت زیادہ ٹائم آپ کو چاہیے بلکہ اس کے لیے ریسورسز بھی آپ کو بہت چاہیے ہوں گے۔ آف کورس اس میں سے آپ دیکھیں جس طرح ڈیزاسٹر آیا ہے، میں سمجھتا ہوں میں دریائے سوات کی ہسٹری پڑھ رہا تھا، میرے خیال میں 1907 میں یا 1927 میں اتنا بڑا سیلاب آیا دریائے سوات کے اندر، تو 100 سال کی ہسٹری ہے، 100 سال کے بعد اتنا بڑا جو ڈیزاسٹر آیا پاکستان میں، لیکن اس کو سمجھے نہ سمجھے تو خان صاحب اور شہباز شریف صاحب نہیں سمجھ رہے، باقی تو دنیا ساری اجڑ گئی ہے۔ دیکھیں نا، خان صاحب کو چاہیے تھا بنی گالہ کا تھا حصہ جو ہے سیلاب زدگان کو دے دیں، خان صاحب کو چاہیے تھا 2 گھانے کچھ اپنی جیب سے نکال کے دیتے، لیکن خان صاحب کو لینے کی عادت ہے، دینے کی عادت نہیں۔ اور اسی میں طرح یہی بات آپ سے کرنا چاہ رہی تھی اور امیر ترین لوگ ہیں آپ کے نواز شریف صاحب، انہوں نے کچھ پیسہ دیا، کسی نے نہیں دیا۔ آپ کے ترین صاحب ہیں، آپ کے ملک ریاض صاحب ہیں، ایک پیسہ نہیں نکل رہا کسی کی جیب سے۔ ہمارے تمام سیاستدانوں کی طرف سے مخیر حضرات کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ مخیر حضرات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان مخیر حضرات نہیں آتے؟ وہ پاکستان میں نہیں، شازیہ وہ مخیر حضرات پاکستان میں نہیں ہیں، وہ امریکہ سے ہیں یا برطانیہ میں مخیر حضرات ہیں، وہ ان سے ڈالروں اور پاؤنڈ کی اپیل کر رہے ہیں، ان سے وہ مخیر حضرات تو پاکستان میں کہاں۔ یہ بتائیں نا کہ آج تک جس طریقے سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا آج 74 سالوں میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ زلزلے کے پیسے بھی کھا گئے تھے، اور کووڈ کا فنڈ وزیر اعظم کے فنڈ میں سے 40 ارب روپیہ کا ٹیکہ لگا تھا، خان صاحب نے آج کا اس کو ایڈریس نہیں کیا، تو اس کا کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، پر اسی طرح سیلاب کے پیسے بھی اسی طرح جائیں گے۔ یو اے ای والے اس وقت مدد کر رہے ہیں پاکستان کی، واحد اوورسیز باہر کا کوئی بھی ملک جو ہے صرف یو اے ای ہے جو اس کی مدد کر رہا ہے، یونائیٹڈ عرب امارات سے، اور وہ ڈائریکٹ خود کر رہے ہیں، وہ ان کو بھی اعتماد نہیں ہے آپ کی آرگنائزیشنز کو پیسے دیں، وہ خود آن گراؤنڈ خود جا کے مدد کر رہے ہیں لوگوں کی۔ تو یہ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ آپ
आपने शराफत को प्रमोट करना छोड़ दिया है, किरदार साजी को किरदार प्रमोट करने छोड़ दिए हैं। इस पे अब ये देखा जा रहा है कि आप, और खास कर ये आखिरी मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से सूबा सरहद की गवर्नमेंट ने और सूबा पंजाब ने जो लेटर IMF को लिखा है, यही सोचने के लिए बहुत है कि आपका मुस्तकबिल क्या है। साजिद साहब, फ्लड्स की जो भी सूरत हाल चल रही है, हमने एक चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर ये बहुत देखी है, क्योंकि हम लोग रेगुलर उसको फॉलो कर रहे हैं कि क्या चल रहा है और लोगों की क्या राय बन रही है। हमने ये देखा है कि जो अवाम है उनका सियासी जमातों के ऊपर एतमाद नहीं है। अगर वो डोनेशन देना भी चाहते हैं तो वो एक रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ रहे हैं कि हम किसको डोनेशंस अपना दें जो कि मुस्तहकीन तक पहुँचे। अवाम का ये एतमाद कैसे बहाल हो सकता है सियासी जमातों पर? देखिए, पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को सियासी पार्टी कहना सबसे पहले तो यही ज्यादती है। सियासी पार्टी किस तरह, जिस तरह, अब मुझे ये बताएं कि जरदारी साहब का बेटा जो है वो सीधा चेयरमैन है। इस वक्त हमारी दूसरी मुस्लिम लीग नून है, उनको अपनी फैमिली से बाहर कोई चीज नजर ही नहीं आती। तीसरी पार्टी वो थी सियासी है, वो मजहबी पार्टी बन चुकी है। और ये सारी सियासी पार्टियां आपकी सारी फौज की तैयार करता है। तो पाकिस्तान के अंदर सियासत किसको कहेंगे आप, जमहूरियत किसको कहेंगे? मैं तो टोटल इस फिलॉसफी से डिसएग्री करता हूँ कि ना लीडरशिप है और ना इसमें नेशनलिज्म है। इसमें सिर्फ अपना मुफाद है। लंदन से जाते हैं, लूट के वापस आ जाते हैं, बस उसके अल्लाह अल्लाह फैसला। इसमें पाकिस्तान तो पहले भी क्रूज कंट्रोल पे अदारे चलाते थे और आज पता नहीं वो कहाँ गुम हो चुके हैं। इस वक्त देखें ना, आपकी अदलिया भी ना अदालत है, ना वकालत है, ना हुकूमत है, कुछ भी नहीं है। फ्री फॉल पे चीजें चल रही हैं। आपको 4 सूबे हैं, चारों को मुख्तलिफ किस्म के लोग रंग बिरंगे उनकी गवर्नमेंट चला रहे हैं। कोई किसी का कोई और आपस में लड़ रहे हैं। आपको पता ही होगा अडयाला जेल के बाहर जिस तरह इस्लामाबाद की पुलिस और पंजाब पुलिस में लड़ाई हुई है, उसमें नजर आ रहा है कि आपकी फेडरेशन जो है वो कमजोर है। आपकी बिल्कुल उसके हालात नहीं। वो शहबाज शरीफ साहब को आजकल कहा जाता है कि इस्लामाबाद के चीफ मिनिस्टर हैं, वो वज़ीर आज़म तो है ही नहीं, क्योंकि इख्तियार ही कोई नहीं, वो एडमिट करते हैं। और खान साहब ने जहाँ जाते हैं वो अपने शहबाज शरीफ साहब के साथ वीडियो चलाते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं। मैं खान साहब के जलसों को सियासी जलसा नहीं कहता। उनका पहला पोर्शन होता है मजहबी, तो दूसरा होता है कॉन्सर्ट का हिस्सा। डीजे बट होता है, वहां पे गाने चलाता है और लोग आगे डांस वांस करते हैं। दिस इज व्हाट इट इज। मैंने कुछ अगले दिन किसी ने पूछा था कि खान साहब इतने कामयाब क्यों हैं। मैंने कहा आज तक किसी पार्टी ने मजहब को और पार्टी को इकट्ठा नहीं किया कॉन्सर्ट। खान साहब को ये मैं कहूंगा, खान साहब ने दोनों चीजों को इकट्ठा किया कि शुरू में मजहबी टच और उसके बाद दमादम मस्त लंदन। तो फिर वो यही बच्चे पसंद करते हैं और वो यही लोग जानते हैं। तो यही चल रहा है खान साहब। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। और हमारे कुछ व्यूवर्स जो हैं वो उनकी शिकायत थी कि हम उनके क्वेश्चन शामिल नहीं करते हैं, तो आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम से हम लोग आपके क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं साजिद तारड़ साहब से तो ज़रूर अपना क्वेश्चन हमें बताइए, हम उसको डिस्कस करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और साजिद तारड़ साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान जिस मुश्किल वक्त से गुजर रहा है उससे बहुत जल्दी निकल जाए और जितने हमारे लोग इस वक्त मसाइल का शिकार हैं वो मसले जो हैं उनके ऊपर काबू पाया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।